गुड आफ्टरनून ऑल। मैं जपाइगो और इको की तरफ से आप सबको आज के 10th इको सेशन में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा सेशन जो अप्रैल से जर्नी चालू हुई थी, आज हम जून के 26 जून को ये सेशन ले रहे हैं। हमारा आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सेशन मेनली जो फैसिलिटी स्टैंडर्ड 9 और 10 है, क्वालिटी सर्कल एंड रिव्यू फैसिलिटी प्लस सर्जिकल सेफ्टी, उस पे है। प्लस हम एमएसवी 5 का रिवीजन भी करेंगे इस सेशन में। इस सेशन को लेने के लिए हमारे साथ है सना जो पुणे बेस्ड है, और मिस रिंजिंग जो नागपुर बेस्ड है। आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्डिंग मान्यता फॉर मदर्स के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी 1-2 दिन में। एंड आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए आप। प्लस हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सेशंस के थ्रू आपके अगर हॉस्पिटल में आपने कुछ चेंजेस किए होंगे तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी सक्सेस स्टोरी बना पाए और सारे लोगों तक ये पहुंचा पाए कि आपने अपने हॉस्पिटल में ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए चेंजेस किए हैं। तो अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ सना और रिंजिंग को ये सेशन लेने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू आकाश। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम सना है और आज हम लोग सबसे पहले सेशन शुरू करेंगे रिव्यू के साथ। तो मुझे कोई हॉस्पिटल बता सकते हैं, कोई एक हॉस्पिटल मुझे बता सकते हैं कि हमारा जो लास्ट सेशन था वो किस टॉपिक पे दिया गया था? राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल, आप बता सकते हैं कि हमारा लास्ट सेशन किसके ऊपर में था? सना आपको उनको अनम्यूट करना होगा। मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। थोड़ा वो नेटवर्क इशू होगा इसलिए। हाँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल, आप बता सकते हैं? मैंने आपको अनम्यूट किया है। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? आप नहीं थे? अच्छा, राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल आप बता सकते हैं? हमारे कुछ हॉस्पिटल्स ने चैट बॉक्स में कमेंट लिखे सना। ओके, एक मिनट में देखती हूँ। वीर हॉस्पिटल जो आपका ही है, सी सेक्शन वीर हॉस्पिटल, आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हाँ, वीर हॉस्पिटल आपने बताया कि सी सेक्शन देखा था, एनबीआर देखा था, राइट? तो अभी हम लोग अगर एनबीआर की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन अगर कोई बेबी है को हो गया है तो सबसे पहले मदर के एब्डोमेन पे कौन सा प्रोसीजर करना रहता है? मदर के एब्डोमेन पे आप क्या करेंगे? स्प्राउटिंग सीड्स हॉस्पिटल, आप बता सकते हैं कि बेबी डिलीवर हुआ है मदर के एब्डोमेन पे, आप मदर के एब्डोमेन पे तुरंत क्या करेंगे? आपने देखा कि बेबी सांस नहीं ले पा रहा है, बेबी को ब्रीथिंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे तुरंत? मैम, बेबी को मदर के एब्डोमेन में रखेंगे। वेरी गुड, गुड। और क्या करेंगे? और मदर के एब्डोमेन पे डिलीवर करने के बाद क्या करना है? तुरंत इतना वेट करने से तो बेबी बचेगा ही नहीं। क्या करेंगे तुरंत? बैक रब करेंगे, बैक साइड रब करेंगे, ऑटो लगाएंगे और मर रखेंगे। बैक रब करेंगे। मदर के एब्डोमेन पे सबसे पहले ड्राई करते हैं, उसके बाद कॉर्ड क्लैम्प करके कट करते हैं इमीडिएटली, ठीक है? ओके। इसके बाद में बेबी को रेडिएंट वार्मर पे लेके जाते हैं। वार्मर पे ले जाकर के क्या करते हैं? पहला 4 प्रोसीजर है, किसी को याद है? O2 लगाएंगे। O2 नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे O2। पहले क्या करेंगे? 4 प्रोसीजर है। पहला है P, कुछ याद आ रहा है क्या? P SSR याद है? पोजीशन देखेंगे। वेरी गुड, पोजीशन देखेंगे। वीर हॉस्पिटल, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बात करें तो और अच्छा रहेगा। पोजीशन सक्सेशन। केसकर सुनील, आप लोग अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं ना? केसकर सुनील, आप बताएंगे क्या करेंगे? ये PSSR क्या होता है?
वीर हॉस्पिटल ने आंसर दिया है पोजीशन। हाँ, वीर हॉस्पिटल ने आंसर दिया है पोजीशन, सक्शन, स्टिमुलेशन, रिपोजिशन। वेरी गुड, वीर हॉस्पिटल, वेरी नाइस। तो आपने पोजीशन दे दिया, बेबी को सक्शन कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, रिपोजिशन कर दिया, बेबी अभी भी क्राई नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद क्या करेंगे? एम्बो बैग, वेरी गुड वीर हॉस्पिटल, एम्बो बैग देंगे। एम्बो बैग कितना सेकंड के लिए देंगे? कितना सेकंड के लिए एम्बो बैग देंगे? इट इज 30 सेकेंड। 60 सेकेंड। एम्बो बैग कितना सेकंड के लिए देंगे? मैडम एम्बो बैग कितना सेकंड के लिए देंगे? 30 सेकेंड। वेरी गुड, श्री अंबा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड आपने एम्बो बैग दिया, लेकिन बेबी अभी भी क्राई नहीं किया। इसके बाद का स्टेप क्या है? नेक्स्ट 30 सेकेंड एम्बो बैग देने के बाद में क्या स्टेप है? क्या स्मिता हिवरेजी, आपको मालूम है स्मिता हिवरेजी? सीपीआर नहीं, सीपीआर नहीं, श्री अंबा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सीपीआर नहीं देंगे। बेबी का पल्स चेक करेंगे। या तो आप कॉर्ड पे अपना फिंगर रख के चेक कर सकते हैं, नहीं तो हार्ट रेट है ना, स्टेथोस्कोप से आप चेक कर सकते हैं। तो पल्स चेक करना है, लेकिन कितना सेकंड के लिए पल्स चेक करना है? हाँ, 6 सेकंड के लिए सिर्फ आपको पल्स चेक करना रहता है। 6 सेकंड में आपको कितना पल्स मिलना चाहिए? 6 सेकंड में कितना पल्स मिलना चाहिए? वीर हॉस्पिटल, वेरी नाइस। 10 या उससे ऊपर, 10 या उससे ज्यादा मिलना चाहिए। अगर 10 से नीचे आपको पल्स मिला है बेबी का, तो आप क्या करेंगे? गैलेक्सी J7, वेरी नाइस, 10 पल्स मिलना चाहिए। गुड। 10 से कम मिला है तो आप क्या करेंगे? O2, वेरी नाइस। वीर हॉस्पिटल ने बताया है कि आप O2 कनेक्ट करेंगे। अब O2 कनेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग में O2 कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? वेरी नाइस, ओके। अगर बेबी का जो पल्स है वो 10 से ऊपर मिला है तो फिर क्या करेंगे? पल्स अगर 10 से ज्यादा मिला है तो क्या करेंगे? बेबी का एम्बो बैग सडनली हटा देते हैं क्या? बताया गया था ना धीरे धीरे हटाने के लिए। ब्रीथ 1 2, ब्रीथ 1 2 3, ब्रीथ 1 2 3 4, ब्रीथ 1 2 3 4 5, ब्रीथ 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 10 तक काउंट करके आपको बेबी को अच्छे से वार्म अप रखना है, उसको बेबी को अच्छे से कवर करके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दे देना है, बेबी को क्लोज मॉनिटरिंग पे रखना है। ओके, हमने एक और चीज देखी थी, वो थी सी सेक्शन से रिलेटेड रॉप्सिस क्राइटेरिया। रॉप्सिस क्राइटेरिया याद है आप लोगों को? कितने, अच्छा मेरे को बात बताइए, न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन में गोल्डन मिनट कितना मिनट का होता है बेबी के लिए? कितना मिनट में आपको सब कुछ फटाफट ये सब प्रोसीजर करना रहता है? गोल्डन मिनट कितना है? 1 मिनट, नाइस। 60 सेकेंड, वेरी नाइस। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट जो है वो गोल्डन मिनट है। नाइस। वीर हॉस्पिटल, स्मिता हिवरेजी, श्री अंबा मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, आपने बहुत सही बताया है। ओके, अब हम देखते हैं, हमने सी सेक्शन देखा था, जो हमने रॉप्सिस क्राइटेरिया के बारे में बात किया था। कितने कैटेगरीज हैं हमने डिस्कस किया था, उसमें आप लोगों को कुछ डाउट था क्या? और हमने आपको बताया था कि आपको हमने ऑप्शन दिया था, उससे आप लोगों ने महिला को कैटेगराइज करना शुरू किया है। महिला को कैटेगराइज करना शुरू कर दिया है कि कौन सी महिला किस कैटेगरी में आएगी। अगर नहीं किया है तो प्लीज शुरू कर दीजिए, उसका ऑडिट भी करना शुरू कर दीजिए। अगर हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स आपके साथ में शेयर कर देंगे, वो जो शीट होता है हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके, तो आज अभी हम लोग हमारा आज का सेशन के तरफ में जाते हैं। हम लोग आज फैसिलिटी स्टैंडर्ड 9 और 10 के ऊपर में बात करने वाले हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फैसिलिटी स्टैंडर्ड 9 के बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा फैसिलिटी स्टैंडर्ड 9 के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इंटरनल असेसमेंट्स, ऑडिट्स, इंडिकेटर्स, रेफरल सर्विसेज। ये जो फैसिलिटी स्टैंडर्ड होता है ये बेसिकली आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है, फैसिलिटी से रिलेटेड होता है। तो हम एनकरेज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो मैनेजर लोग होते हैं, मैनेजर अटेंड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो फैसिलिटी में चेंजेस लेकर के आ सके। ओके, तो अभी हम लोग क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन क्या होता है, आपको मालूम है? क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट जो है, पेशेंट सेटिस्फाइड है, आपका जो भी आपने उनको सर्विस दिया है, जो कुछ भी आपने सर्विस दिया है उससे सेटिस्फाइड है, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्लाइंट सेटिस्फाइड है ये आपको कैसे पता चलेगा? जो फैसिलिटी जो आप बात कर रहे हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। फीडबैक फॉर्म से, वेरी नाइस। श्री अंबा हॉस्पिटल ने रिस्पॉन्ड किया है कि फीडबैक फॉर्म से आपको पता चलेगा कि क्लाइंट कितना सेटिस्फाइड है। तो मुझे अभी बताइए, आप में से कितने ऐसे हॉस्पिटल है जिनके पास में फीडबैक फॉर्म अवेलेबल है? तो आप ऐसा थम्स अप करके दिखा दीजिए, नहीं तो हैंड रेज करके दिखा दीजिए। कितनों के पास में फीडबैक फॉर्म अवेलेबल है? फीडबैक फॉर्म अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल में? डॉक्टर सुके जी ने रिस्पॉन्ड किया है, स्मिता हिवरे जी ने रिस्पॉन्ड किया है, ये आपके पास है। बाकी फैसिलिटीज आप लोग ऐसे ही थम्स अप करके दिखा सकते हैं आपके पास में अगर है तो। फीडबैक फॉर्म ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं फीडबैक फॉर्म हर फैसिलिटी में अवेलेबल होना चाहिए। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप फीडबैक फॉर्म फैसिलिटी में होना चाहिए? पहली बात तो ये कि पेशेंट का एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके क्या नीड थे, उसकी क्या जरूरतें थी, और क्या उन नीड को आपने फुलफिल कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, और उसके हिसाब से आपको आपका फैसिलिटी में क्या क्या चेंजेस या फिर क्या इम्प्रूवमेंट या क्या सेवा में गुणवत्ता आप लेकर के आ सकते हैं, उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप क्वालिटी ऑफ केयर जो आप दे रहे हैं ना, कि पेशेंट को क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, जो सर्विस था दिया गया था, तो उसके हिसाब से भी आप उसको और अच्छा करके, क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर उनको अच्छा लगा तो आप उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और अगर कुछ कमी रह गई कहीं ना कहीं तो उसको, उस कमी को किस तरह से आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर में भी क्वालिटी ऑफ केयर भी उसका इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट क्या है? बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है? मापदंड। आप लोगों ने आपका फैसिलिटी में एक स्टैंडर्ड लेवल बना करके रखा होगा कि इतना लेवल तक हमारा जो फैसिलिटी है वो अचीव करना है, इतना मेंटेन करके रखना है। तो उससे क्या होगा कि आपका फैसिलिटी का अगर क्वालिटी ऑफ केयर सब अच्छा है तो उतना इम्प्रूव हो रहा है, तो क्या होगा कि जो पेशेंट है वो क्या होंगे कि पेशेंट लीकेज नहीं होगा, पेशेंट एक फैसिलिटी से दूसरे फैसिलिटी नहीं जाएंगे, आप ही के फैसिलिटी में रह करके वो पेशेंट रिटेंशन करके आप ही के फैसिलिटी में रह करके वो पूरा ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो इसके लिए फीडबैक फॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर फीडबैक फॉर्म नहीं है तो ऐसे केस में जो मैनेजर होते हैं उनको फीडबैक फॉर्म अवेलेबल करवाना है, उसका प्रिंट आउट के लिए देना है, प्रिंट आउट दे करके अवेलेबल करवाना है, और मैनेजर या जो भी इंचार्ज है उनको ये मेक श्योर करना है, उनको देखना है कि हर एक पेशेंट जो है उनको फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है और वो अपना फीडबैक दे रहे हैं। और सिर्फ फीडबैक ले करके उसको रखना एक जगह पे खत्म, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है। उसको क्या करना है? फीडबैक फॉर्म को उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है कि उसमें क्या क्या ऐसी बातें पेशेंट ने लिखी है जिनसे आप क्या है, जो आपका फैसिलिटी में क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आप लोग ला सकते हैं, और कितना इंप्रूव आप अपने फैसिलिटी को कर सकते हैं। तो ब्रिंग आउट चेंजेस लेकर के आना है। हम आपके पास में अगर फीडबैक फॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे पास ये फीडबैक फॉर्म है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये आप चाहेंगे हम आपके साथ में ये शेयर कर देंगे। और ये एक फैसिलिटी का भी फीडबैक फॉर्म मैंने अटैच किया है कि फैसिलिटी के पास ये फीडबैक फॉर्म है, ये मराठी में है। ओके, तो
कई ऐसे फैसिलिटी होती है, कई ऐसे स्टाफ्स होते हैं जिनके स्टाफ के बीच में ही कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जाता है या कोई शिकायत होती है ना। तो स्टाफ के बीच में हो गया, चाहे पेशेंट को स्टाफ से हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ मन मुटाव कभी हो जाता है। तो ऐसे केस में आपके पास में ग्रीवेंस रजिस्टर होना चाहिए। इस तरह से आप एक रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें कि जो भी स्टाफ है, अगर उनको कुछ भी शिकायत है तो वो इसमें अपना शिकायत लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो अपना नाम और सिग्नेचर उसमें लिखें, सिर्फ अपना जो इश्यू है, उनको क्या परेशानी है, उसको लिख करके लिख सकते हैं। और जो मैनेजर है फिर उस पर काम करेंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैनेजर के लेवल पे ये सॉल्व नहीं हो सकता है तो फिर हायर लेवल पे इसको लेकर के जाया जा सकता है। ये जो ग्रीवेंस है इसका भी एक एसओपीज होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके हिसाब से बनाना रहता है। तो अभी जो एसओपीज क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो हर एक अस्पताल में, हर एक फैसिलिटी में कोई ना कोई प्रोसीजर होता होगा कि आप लोग क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। चाहे वो कोई भी मॉनिटर करे, कंसल्टेंट कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजर कर सकते हैं, सिस्टर इंचार्ज कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे वो लोग क्वालिटी को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर क्या करते हैं, हर एक पेशेंट के पास, हर एक स्टाफ के पास जाकर के पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है क्या, ऐसी कुछ जरूरी चीजें हैं, आपको कुछ चाहिए क्या, किसी चीज का नीड है। तो ये जाकर के हर एक पेशेंट से पूछा जाता है। एट द सेम टाइम वो और क्या देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है कि नहीं, पे कहीं कुछ डैमेज है, उसमें कुछ एक्शन लेने का जरूरत है, तो मैनेजर जाकर के ये देखते हैं। इसी तरह से जो नर्सिंग इंचार्ज होते हैं या इन्फेक्शन कंट्रोल इंचार्ज होते हैं, वो क्या देखते हैं, हर एक जाकर के एक राउंड लेते हैं, कहीं पे क्लीनलीनेस का देखते हैं कि कहीं कोई वॉशरूम गंदा तो नहीं है, कहीं कोई रूम तो गंदा नहीं है, वार्ड तो गंदा नहीं है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है, बेसिक नीड्स होती है हॉस्पिटल में, वो अवेलेबल है कि नहीं, जैसे साबुन हो गया या सर्फ हो गया या इस तरह का कुछ भी बेसिक नीड्स है, उसको भी देखते हैं कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और इंचार्ज और भी क्या साथ साथ में देखते हैं कि जो फॉर्म्स है, सफिशिएंट फॉर्म्स हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सब कुछ अवेलेबल है या नहीं है। और साथ में जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे केस शीट वगैरह हो गया, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, ये भी देखते हैं। डॉक्टर्स जब राउंड पे जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि ट्रीटमेंट जो है करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं, या फिर पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे बदलने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी डॉक्टर राउंड्स पे जाते हैं और जो अपना शीट पे वो डॉक्टर्स ऑर्डर लिखते हैं, तो उसके नीचे में उनका डेट, टाइम और सिग्नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। आपको कुछ भी डाउट होने से प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है। आपको मालूम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होता है, कुछ मालूम है, या ऐसा कोई फैसिलिटी है जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना करके रखा हुआ है अपने अस्पताल में? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है कि आपका हॉस्पिटल में एक एक प्रोसीजर आप लोग किस हिसाब से करते हैं, वो एक एक पॉइंट लिखा हुआ रहता है। स्टेप बाय स्टेप रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें, और वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो हर एक स्टाफ को मालूम होना चाहिए, हर एक स्टाफ के पास में होना चाहिए, हर एक वार्ड में होना चाहिए। तो ये रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम जो है ये प्रोसीजर इसी के हिसाब से, इसी प्रोसीजर के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के हॉस्पिटल में हो सकता है कि डॉक्टर जो हैं वो परमानेंट होंगे, लेकिन हर एक स्टाफ परमानेंट नहीं होता है। आज किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कल दूसरे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। ऐसे में जो स्टाफ आपके हॉस्पिटल में नई स्टाफ आई है, उन्होंने पीपीएच को कैसे मैनेज करना है उस हॉस्पिटल में सीखा होगा, मे बी की मेथार्जिन देकर के कैसे मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने कैसे मैनेज करते होंगे कि ऑक्सीटोसिन आप लोगों का फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होगा। हो सकता है कि मैकेनिकल कंप्रेशन आप लोगों को मालूम है कि कैसे देना है, पर उनको हो सकता है नहीं मालूम होगा। तो ऐसे केस में आप लोगों का ये जो प्रोसीजर है ये स्टेप बाय स्टेप लिखा होना चाहिए कि आप लोग कैसे फॉलो करते हैं, और इसी को ही हर एक स्टाफ को फॉलो करना है।
फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टाफ होते हैं जो अपना प्रोसीजर करते हैं, दूसरे अपना प्रोसीजर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए कि हर एक स्टाफ उसी प्रोसीजर से उसको फॉलो कर रहे हैं, चाहे पीपीएच का मैनेजमेंट हो चाहे कोई भी हो। तो ये आपका कॉल है कि आप आपके फैसिलिटी में क्या प्रोसीजर से करते हैं, वो आपके लिखा होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एसओपीज बनाने से क्या होता है, प्रोटोकॉल बनाने से क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन वगैरह नहीं होता है, मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है। और ये एसओपीज के ऊपर में हर स्टाफ को ट्रेन करके रखना है, और एवरी डिपार्टमेंट एंड वार्ड हर डिपार्टमेंट और वार्ड में ये एसओपीज का एक एक कॉपी होना चाहिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे अटैच किए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, एसओपी ऑन ओपीडी रजिस्ट्रेशन, ये हमने ऑलरेडी लिख करके रखा है। अगर आप लोगों ने अपना एसओपीज आपका हॉस्पिटल में नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, हम लोग आपको, हमने बना करके रखा हुआ है, हम आपको ये इसको मेल कर देंगे। आपको बस करना ये रहेगा कि जैसे कि ये ओपीडी रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ लगता है कि आपके हॉस्पिटल के हिसाब से कहाँ लगता है कि ये हम नहीं करते, तो आप उसको एडिट कर दीजिए। चाहे लगता है कि कुछ ऐड करना है, कुछ घटाना है, बढ़ाना है, वो करके आप इसको प्रिंट आउट लेकर के आपका हॉस्पिटल में रख सकते हैं। आपका हॉस्पिटल का नाम लिखना रहेगा, आपका हॉस्पिटल का लोगो लगाना रहेगा, और जो चेंजेस आपको लगता है वो करना है, चेंजेस करके आप प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं आपका हॉस्पिटल में। तो जैसे ये एसओपी ऑन ओपीडी रजिस्ट्रेशन हो गया, इन पेशेंट एडमिशन हो गया, इनिशियल असेसमेंट आफ्टर एडमिशन हो गया, तो ये सारे एसओपीज हैं। तो अभी मुझे बता सकते हैं कि आप में से कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके पास में एसओपीज ऑलरेडी बने हुए हैं? ऐसे थम्स अप करके दिखा सकते हैं, चाहे हैंड रेज करके। एसओपीज बने हुए हैं क्या आपके अस्पताल में? अगर सुप्रिया चौधरी जी ने, आपने हैंड रेज किया है, आपके यहाँ बने हुए हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। वीर हॉस्पिटल आपने बना लिया है, वेरी नाइस, ओके, ठीक है। तो अगर आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बना लें, और हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो आपको थ्रू ईमेल या जैसे भी आपको मेल कर देंगे एसओपीज। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आकाश? मेरा आवाज ऑडिबल है? आपका आवाज ऑडिबल है। जिनको आवाज नहीं आ रहा है वो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, ताकि इंटरनेट प्रॉब्लेम होगा तो सॉल्व हो जाएगा. जर आवाज येत नसेल तर तुमचा व्हिडिओ ऑफ करा किंवा मग परत कनेक्ट व्हा. ओके, कंटिन्यू. ओके, थैंक यू आकाश। ओके, तो आप, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स आपको भेज देंगे। हो सके तो इस हफ्ता में कोशिश कीजिए कि आप उसको बना करके खत्म कर दें, फिर हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स आपको फॉलो करेंगे कि कितने हॉस्पिटल्स ने खत्म कर लिया है। हो सके तो आप जो इको ग्रुप में है खत्म कर लिया तो उसका 1-2 पिक्चर लेकर के भेज दीजिए, ताकि दूसरे फैसिलिटीज जो है एनकरेज होंगे उनसे। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा, हम देखते हैं इनिशियल असेसमेंट के बारे में। तो सॉरी, इंटरनल असेसमेंट के बारे में। तो आप लोगों को हर हफ्ता हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम हर हफ्ता हम लोग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि हाउ फार यू हैव कम, कितना आपका स्टाफ से जो है कितना समझ पा रहे हैं, आपका फैसिलिटी में कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है, आपका स्टाफ का कितना कैपेसिटी बिल्ड हो गया। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इंटरनल असेसमेंट करेंगे। तो हमने बिगिनिंग में आपको बताया था कि हमारे 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड है और 10 फैसिलिटी स्टैंडर्ड है। 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड में पास होने के लिए आपको 85% चाहिए और फैसिलिटी स्टैंडर्ड में 65% चाहिए। तो हमारा मान्यता का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा। मान्यता का डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक वहां पे ऑप्शन है इंटरनल असेसमेंट का। वहां पर जाकर के हर 3 महीने पे आपको क्या करना है, जाकर के ना उसे फिलअप करना है। वो बहुत आसान है, बस यस नो करके आपको फिलअप करना है, और हर 3 महीना में आपको कंडक्ट करना है कि आपके फैसिलिटी में का कितना इंप्रूवमेंट हो गया देखने के लिए, और आपके स्टाफ जो है वो कितना कॉन्फिडेंट है अभी प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए। और जो नॉन कंप्लायंसेस होते हैं उसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। नॉन कंप्लायंसेस जैसे कि मान लीजिए कि हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया रॉक्सन्स क्राइटेरिया के बारे में। हमने आपको बोला था कि उसका ऑडिट भी करना है। सिर्फ उसका नहीं, ऑडिट तो हर एक चीज का होता है। तो आप लोगों ने ऑडिट करना स्टार्ट किया है कि नहीं? तो वो नॉन कंप्लायंस हो गया कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपको स्टार्ट करना है। मान लीजिए जैसे अभी हमने
एनबीआर का रिवीजन किया। तो एनबीआर का आपने प्रोसीजर देखा, आपके स्टाफ्स अगर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं किसी प्रोसीजर में, तो वो क्या हो गया, नॉन कंप्लायंसेस हो गया। तो फिर आप उसमें एक्शन लेंगे। आप एक्शन लेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं कि आपको फिर से उनका फिर से सेशन लेना रहेगा, या जो भी है आपको वो फिर एक्शन लेना रहेगा कि किस तरह से उसको फुलफिल कर सकते हैं, नॉन कंप्लायंसेस को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो नॉन कंप्लायंसेस को भी आपको रिकॉर्ड करना है और उसका एक्शन लेना है, इसका भी एक रजिस्टर होना चाहिए। जैसे कि ओके, अभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक पेशेंट को रेफर किया, ठीक है, तो आपने रेफर किया, तो आपको ऑडिट करके ये देखना है कि आपने वो रेफरल क्यों दिया, आपने दूसरे हॉस्पिटल में रेफर क्यों किया, ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशन था या क्या था कि आपने उसे रेफर किया, क्या ऐसा कुछ कर सकते थे आप कि आपके ही हॉस्पिटल में आप उसको मैनेज कर सकते थे। तो ये आपको ऑडिट के थ्रू देखना है। जो डेथ हुआ है, जो पेशेंट का डेथ हुआ है, तो उसको भी आपको देखना है कि क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता था, ऐसा कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया कि डेथ हो गया, या इस तरह से आप डेथ को भी ऑडिट करके प्रिवेंट कर सकते हैं, आपका हॉस्पिटल को आप लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये ऑडिट भी होना चाहिए। और लास्ट टाइम आपको दिखाया गया था जो मॉडिफाइड रॉब्सन्स क्राइटेरिया टूल किट है, ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ कैटेगरीज ऐसे होते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और जो डिफिकल्ट होते हैं, जो इम्प्रूव करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है, आपको देखना है कि आप किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसीलिए जो ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनमें इसलिए ना उन क्राइटेरिया पे ज्यादा फोकस करके आपको फोकस करना है जिसपे आप और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो इजी है, जो आपको लगता है क्राइटेरिया आसानी से इम्प्रूव हो सकता है, उसको तो आप इम्प्रूव और अच्छे से कीजिए, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें भी आप कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकेंगे, इसको भी आपको देखना रहेगा। ओके, अभी इंडिकेटर्स के बारे में हम जानते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि इंडिकेटर्स जो ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी वजह से आपके फैसिलिटी में कुछ प्रोग्रेस हुआ, यानी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, या कुछ कमी हो गई, या कुछ ऐसा हो गया, तो उसको इंडिकेटर्स बोलते हैं आपके फैसिलिटी में। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपका फैसिलिटी में जो केयर ऑफ सर्विस आप लोग दे रहे थे, क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे थे, वो इम्प्रूव हुआ है? क्या आपके फैसिलिटी में क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव हुआ है? आप में से कई सारे फैसिलिटीज ने हम लोगों को शेयर किया था पीपीएच किट का पिक्चर्स। क्या आपको लगता है कि आपके जो स्टाफ्स हैं वो पीपीएच को अभी हैंडल कर सकेंगे? क्या आपको लगता है आपके जो स्टाफ हैं वो पीआईएच को हैंडल कर सकेंगे? क्या आपको लगता है कि आपकी फैसिलिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आया है? वीर हॉस्पिटल बोलते हैं यस। बाकी कोई फैसिलिटी कुछ चेंजेस नहीं आया है? चैट बॉक्स में काफी लोगों ने रिप्लाई हाँ, किया है। सुप्रिया चौधरी जी ने यस कहा है, श्री अंबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने यस कहा है, डॉक्टर सुके यस। ओके ग्रेट। तो कुछ ना कुछ आप लोगों का फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट आया है। तो इंडिकेटर्स में भी आप ऐसा देख सकते हैं ना, जैसे कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैटरनल सेप्सिस है। मैटरनल सेप्सिस में क्या होता है कि मदर का इन्फेक्शन हो जाता है। तो मदर का इन्फेक्शन क्यों हुआ है, क्या उसको आप रोक सकते थे? हो सकता है कि Vivo 1820 आपने हैंड रेस किया है। ओके, मैटरनल सेप्सिस जो है, मैटरनल माँ का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते थे? इन्फेक्शन क्यों हो गया, क्या आप उसको रोक सकते थे? हो सकता है कि आपने इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया, या आपका ऑटोक्लेविंग अच्छे से नहीं था। हो सकता है कि
क्लीनिंग नहीं करना आता, या इस तरह का कुछ भी रीजन हो सकता है। जैसे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया तो हो सकता है मदर का काउंसलिंग आपने अच्छे से नहीं किया होगा, हो सकता है कि तो ये सब क्या है रीजन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो ये सब कुछ क्या है कि एक कि ये सब आप लोगों को लगता है कि इसको आप इम्प्रूव आउट कर सकते हैं, तो वहां पे आप इम्प्रूव करके और जो है फैसिलिटी को प्रोग्रेस हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, उसका क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, सर्विसेज दोनों फैसिलिटी में और क्लिनिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी। तो ये आप लोग हर महीना एमपीआर भेजते हैं, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसमें हमारा 4 मेन पॉइंट्स है, जैसे ऑब्स्टेट्रिक सर्विस, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, क्वालिटी मैनेजमेंट एट फैसिलिटी। तो इससे भी आपको पता चलता है कि आपका फैसिलिटी में कितना प्रोग्रेस हो गया है या कहीं कुछ कमी रह गई है। तो हर महीना आप लोग इसको गवर्नमेंट को भी भेजते होंगे, साथ साथ में अभी आप फॉक्सी को भी भेजते हैं मान्यता पोर्टल के थ्रू। अभी हम जानेंगे रेफरल सर्विसेज के बारे में। तो मेरे ख्याल से आप सभी के फैसिलिटी में रेफरल का ऑप्शन होगा ही, कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा ही, रेफर आप लोग करते ही हैं फैसिलिटी में, है ना। तो हर अस्पताल में ये प्रोसीजर होना चाहिए कि आप लोग एक पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में वो कंसल्ट कर सके, इसका फैसिलिटी होना चाहिए हर अस्पताल में। और ये जो आप रेफर करते हैं तो हर एक फैसिलिटी में क्या है, रेफरल लिंकेजेस होने चाहिए, उनका रेफर कहाँ पे आप रेफर करने वाले, उनका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रेफरल सेंटर्स, एम्बुलेंस सर्विसेज, ये सब कहाँ या तो रिसेप्शन पे लिखा होकर के चिपका करके रखना है, नहीं तो नर्सिंग स्टेशन पे आपको पेस्ट करके रखना है। तो ये भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास में आपका अपना एम्बुलेंस हो, ठीक है, हो सकता है आपका अपना एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप जहां से एम्बुलेंस मंगवाते हैं वो एम्बुलेंस का नंबर भी सब लिखा होना चाहिए, सब लिखा होना चाहिए। और पेशेंट का जो डिटेल्स है वो भी आपका जो फैसिलिटी जहाँ पे आप रेफर करने वाले हैं उस सबको आपको पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर देना है। जो ये रिपोर्ट होता है, ये जो फॉर्म होता है, रेफरल फॉर्म होता है, उसको आपको अच्छे से पूरा फिलअप करके रखना है, पूरा कंडीशन सब कुछ आपको उसमें लिख करके रखना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा मिस हो जाती है, जो बहुत सारे फैसिलिटीज में नहीं पाया जाता है, वो ये है कि आप लोग रेफरल का रजिस्टर नहीं बना करके रखे हैं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ पेशेंट को हो गया तो आपने उस पेशेंट को रेफर किया तो वो जो डिटेल्स है वो आप ही से पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको पेशेंट का रिकॉर्ड बना करके डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप मिस मत कीजिए। आप हर एक रेफर जिस पेशेंट को रेफर किया है उसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाइए, जिस तरह से आपने दूसरों का डॉक्यूमेंटेशन पूरा एक अच्छा से रजिस्टर बना करके रखा है, उसको बना करके रखना है। और उसमें पेशेंट का पूरा प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड डिटेल पूरा होना चाहिए पेशेंट का। यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। श्री अम्बा हॉस्पिटल आपके पास में अवेलेबल है, वेरी नाइस। अगर नहीं है तो हम लोग भी आपके साथ में एक फॉर्म जो है उसका शेयर कर सकते हैं कि रजिस्टर कैसा होना चाहिए। सना, आई थिंक वीवो वांट्स टू आस्क समथिंग। वो हाँ, वीवो हॉस्पिटल, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? तो अनम्यूट करके बात कर लीजिए। उनको करना पड़ेगा। मैं सर्च कर रही हूँ। वीवो नाम से नहीं है कोई, है वीवो 1820 है। उन्होंने हैंड रेज किया था, वीवो ने हैंड रेज किया था। उन्होंने नाम चेंज कर लिया है, दिखने में। हो सकता है नाम चेंज कर दिया होगा क्योंकि अभी नहीं दिख रहा है। ओके, आप में से किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कुछ डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है? कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता। जर तुम्हाला हिंदीमध्ये समजलं असेल सगळं तरी पण बोलता येत नसेल तरी तुम्ही मराठीमध्ये विचारा, आपले मॅडम उत्तर देतील त्याचं। सगळ्यांना कळलंय का नक्की? रायझिंग मेडिकेअर हॉस्पिटल सिस्टर, सगळ्यांना कळलंय का? कोणाला काही प्रश्न आहे का, डाऊट आहे का, कोणाला काही शेअर करायचं आहे का? राठी हॉस्पिटल, स्प्राउटिंग सीड्स, बड़े हॉस्पिटल। ओके, थैंक यू आकाश। तो अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो आई होप कि
जो रिक्वायरमेंट है, जो चेंजेस करना है, आप एज सुन एज पॉसिबल आप उस सब चेंजेस को लेकर के आएंगे। ओके, तो अभी हम हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे चलते हैं, वो मेरी कलीग रिंजिन लेगी। सो रिंजिन, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सना। गुड आफ्टरनून सभी को, और मेरा नाम रिंजिंग है। मैंने अपना वीडियो ऑफ किया है, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे नेटवर्क बहुत खराब है। 3 दिन से बहुत बारिश हो रहा है, तो इसीलिए नेटवर्क बहुत खराब है, इसीलिए। तो आज का जो है, आई होप स्टैंडर्ड 9 में जो जितना भी सना मैडम ने पढ़ाया है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज का जो हम लोग अब जो सेशन, जो टॉपिक हम बात करेंगे, वो है स्टैंडर्ड 10 फैसिलिटी का। जो हम लोग का जो मान्यता का जो स्टैंडर्ड्स है, उसका, उसमें जो फैसिलिटी में जो 10 का जो स्टैंडर्ड्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड जो है, सना एंटर नेक्स्ट। सॉरी। वो जो है, ये जो हम आज ये स्टैंडर्ड नंबर 10 में जो है, वो हम ओटी का प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपको अगर आपने डिसाइड किया है कि पेशेंट ए को आज सर्जरी होने वाला है, या कल या परसों कहीं पर भी सर्जरी होने वाला है, तो वहां से लेके पेशेंट का जो आप ओटी सर्जरी खत्म हो गया, खत्म होने के बाद आपने रिकवरी रूम पे लेके गए, रिकवरी रूम से लेके आप ट्रांसफर कर देंगे, या वहां से डिस्चार्ज करके आप वार्ड पे लेके जाएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके ऊपर हम स्टैंडर्ड 10 में हम बात करेंगे। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट आप अपना हॉस्पिटल में करते हैं या नहीं। आप जस्ट हैंड थम्स अप कर दीजिएगा, या हाथ ऊपर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर्जरी करने से पहले आपका सर्जन, डॉक्टर्स या एनेस्थेसिस्ट या नर्सेस लोग जो है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करते हैं। श्री अम्बा मल्टी स्पेशलिटी, बहुत बढ़िया आपने यस बोला। वीर हॉस्पिटल ने भी यस बोला है। डॉक्टर शुके ने भी बहुत अच्छा यस बताए हैं। एंड आई एम श्योर ये जो है सुप्रिया मैडम ने भी बताया है कि यस है। छोटी कुमारी यस, वेरी नाइस। आई एम श्योर कि आज का जितने लोग भी यहाँ पे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल का जितने लोग भी सुन रहे हैं, वो प्री ऑपरेटिव जो है वो करते ही है, असेसमेंट करते हैं। अवंती हॉस्पिटल ने भी यस कहा है। तो ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करना क्यों जरूरी है, इसका पर्पस क्या है, कोई हमें बताएंगे? जस्ट एक जन, चलिए अवंती हॉस्पिटल बताएंगे आप कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करना क्यों जरूरी है, कि हम कर क्यों रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सना। ओके, कोई बताएंगे प्री ऑपरेटिव करना क्यों जरूरी है? नो नो, प्री ऑपरेटिव का सर्विसेज मतलब क्यों करना क्यों है, कि आप सबने बताया और बहुत बढ़िया बताया कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट जो है करना जरूरी है। तो क्यों करना है, मतलब उसमें करते क्या है और करना क्या, क्यों करना चाहिए? कोई भी नर्सेस हमें बताएंगे या डॉक्टर्स हमें बताएंगे? ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो देखिए, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट जो है कभी कभार हम लोग थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ना ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो पूरा बहुत बढ़िया बताया, टू प्रिवेंट एंड अवॉइड अ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ओटी, बहुत बढ़िया बताया। स्मिता मैडम ने, सुप्रिया मैडम ने भी बहुत बढ़िया बताए हैं। मैं पढ़ लेती हूँ जो है। हाँ जी, टू असेस एंड द रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, बहुत बढ़िया बताया चौधरी मैडम ने। और यही हम जो मेरा जो स्लाइड में भी अगर लिखा है, तो बोथ द डॉक्टर्स ने बहुत बढ़िया बताया है कि ये जो है, ये असेसमेंट में हम यही है कि जस्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं उनको, अब अगर मान लीजिएगा कि उनको पेट में कोई सर्जरी करना है, मतलब गल ब्लैडर का सर्जरी करना है या सिजेरियन ही करना है, लेकिन ये इसमें जो है हम लोग पूरा देख रहे हैं कि कहीं इनके अलावा कोई और बीमार तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल पेशेंट कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमको जस्ट चेक करना है कि कहीं उनको और अलग सा बीमार तो नहीं है। उसको रिस्क को हम जस्ट आइडेंटिफाई करें, और हम लोग क्या करें, अगर और हम उस वक्त क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये सर्जरी हम कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो हमको क्या, तो ये
असेसमेंट जो है, प्री असेसमेंट जो है, हम लोग को जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं उन पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, और ताकि हम सर्जरी जो है कंटिन्यू कर सके। अगर कर सकते हैं तो क्या क्या चीज के लिए हमको रेडी रहना है। हमारा यही उद्देश्य, ये जो है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का यही उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम जो हम लोग का सर्जरी का जो है आउटकम जो है सक्सेसफुल हो, बढ़िया रहे सर्जरी। तो जो इसीलिए एंड ऑफ द डे हम लोग ये सर्जरी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि पेशेंट फिट है कि नहीं है सर्जरी के लिए। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब हम ये जो मैंने स्लाइड जो छोटा सा एक ही स्लाइड मैंने जो रखा है स्पेशली नर्सेस लोगों के लिए रखा है मैंने, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा भीड़ मतलब बहुत बिजी टाइम में हम भूल जाते हैं कि, और कभी कभार हमको ये पता भी नहीं है कि हम लोग को प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करना क्यों है और क्यों कर रहे हैं ये। तो एक छोटा सा है कि नर्सेस लोगों को, आप लोगों को समझना है कि ना प्री असेसमेंट में करते क्या है आपका डॉक्टर्स, चाहे वो आपका सर्जन जो डॉक्टर जो ऑपरेटिंग कर रहा है वो, चाहे वो आपका एनेस्थेसिस्ट हो जो एनेस्थेसिया दे रहे हैं। तो आपको ये याद देखना है कि ना उसमें जो है डॉक्टर्स जो ना दो चीजें देखते हैं, डिस्टिंक्ट दो चीजें। एक तो है वो पूरा जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, सर से लेकर पैर तक पूरा देखते हैं, सर से लेकर पैर तक पूरा एग्जामिन करते हैं, कहीं कोई बीमार तो नहीं है ना। और सेकंड चीजें हैं स्पेशली जो है एयरवेज का जो चेकिंग जो होता है, वो एनेस्थेसिस जो ज्यादा नो एनेस्थेसिस ज्यादा देखते हैं। तो वो जो एक्चुअली देखते हैं कि कहीं मुंह, कहीं वो ना एक्चुअली अगर आपने देखा होगा कि ना एनेस्थेसिस ज्यादा देखते हैं कि मुंह खोलते कि नहीं खोल, कितना खुल रहा है, मुंह खोलने के लिए बोल रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि आपने आपका एनेस्थेसिस क्या क्या चेक कर रहे हैं, तो अधिकतर वो आके ही देखते हैं कि मुंह तो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, कितना खुल रहा है, जीप उसका जो है पीछे का जो थ्रोट का जो एयरवेज का जो है वो उसको बंद तो नहीं कर रहा, उनका जो पेशेंट का जीप। तो ये ना पूरा देखते हैं। ये एक्चुअली ना पहले से ही चेक करके रखने से ना हमको इंट्यूबेशन बाय चांस इन केस अगर हमको करना पड़ा इंट्यूबेशन, तो या इंट्यूबेशन करना पड़ा तो उसके लिए हमको पहले से ही क्या होना चाहिए कि हम रेडी है कि पेशेंट का कितना मुंह खुल सकता है, कितना जा सकता है, इंट्यूबेशन का कौन सा वाला जो है नंबर का जा सकता है। तो ये वाला चीजें हम एग्जामिन करके रखते हैं ताकि हम पहले से प्रिपेयर्ड हो। और इसके साथ साथ जो है डॉक्टर्स पूरा लैब इन्वेस्टिगेशन जो जो करने के लिए बोला था, क्या वो रेडी है, वो उसका रिपोर्ट आया है कि नहीं आया है, और वो पूरा पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री पास, अभी दवाई कोई चल रहा है, कोई सर्जरी किया था कि हाल फिलहाल में, तो वो वाला उसके बारे में पूछते हैं, और एलर्जी के बारे में पूछते हैं, कोई भी एलर्जी, ड्रग्स का एलर्जी। अब यहाँ पे मैं एक और चीजें सभी फैसिलिटी को बताना चाहती हूँ कि आप लोग का हॉस्पिटल में 90% ऑफ द हॉस्पिटल्स का है आपका जो एनेस्थेसिस्ट जो भी आते हैं वो जो रहता है आउटसोर्सेस 90% ऑफ द टाइम, मतलब मे बी 10% लोग का अपना ही रहेंगे, पूरा 24 घंटे आपके पास रहेंगे। लेकिन अधिकतर जो है नर्सेस एनेस्थेसिस्ट लोग जो है वो बाहर से आते हैं, आप बुलाते हैं उनको जब भी सर्जरी है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या देखा है कि ना आप थोड़ा सा जितना अभी जो सना मैडम ने जो बात बताया कि लाइक क्वालिटी हम कैसे इम्प्रूव करें, आप अपना स्टाफ को बता दे कि लाइक जो 4 फॉर्म्स रहता है एनेस्थेसिस्ट का, जैसे कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, उसके बाद जो है एनेस्थेसिया का चेकलिस्ट जो सेफ्टी चेकलिस्ट है, उसके बाद मॉनिटरिंग फॉर्म जो रहता है एनेस्थेसिया का, उसके बाद एनेस्थेसिया जाने से वो जो नोट्स जो रहता है एनेस्थेसिया जो नोट्स लिखना पड़ता है, वो जो है जैसे ही आपका एनेस्थेसिस आ जाते हैं आपके हॉस्पिटल में, आप उनको वो 4 जो है पूरा क्लिप करके आप दे दीजिएगा, ताकि जब आ जाते हैं सर और या मैडम वो कर ले, स्टार्ट कर ले। ऐसा ना हो कि सर्जरी हो गया और आप पूरा का पूरा फॉर्म दे रहे हैं। क्योंकि हमने ड्यूरिंग जो हम लोगों का जो विजिट रहता है, हमने देखा है कि सभी केस शीट फुल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भरा हुआ रहता है, लेकिन ये जो एनेस्थेसिया का जो कॉलम जो रहता है, एनेस्थेसिस्ट का जो कॉलम रहता है, वो पूरा खाली रहता है कभी कभार, या कभी कभार कुछ लिखा होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो भी एनेस्थेसिस्ट आपके पास आया है वो कहीं और भी जाता है, मे बी उनका कॉल आया होगा, दूसरा हॉस्पिटल भी बुला रहे होंगे, लेकिन इसीलिए आप जब आपका एनेस्थेसिस्ट जब निकल रहे हैं, आप उस वक्त आप इतना 4 फॉर्म थमाएंगे तो वो बढ़िया से नहीं लिख पाएंगे। तो ये एक कोशिश कीजिए, ये बहुत
इजी चीज है, आप आते ही एक क्लिक करके सर जैसे आते या मैडम जैसे आ जाते हैं, आप दे दीजिएगा पूरा का पूरा फॉर्म, चारों का चारों फॉर्म दे दीजिएगा, और वो जब सर्जरी हो रहा होता है वो पूरा अच्छी तरह से भर लेंगे। ये एक जस्ट एक सजेशन है, क्योंकि हमने ये बहुत बार देखा है, तो दैट इज द रीजन। हाँ जी, तो अब हम जो बात करेंगे वो है एनेस्थेसिया सेफ्टी चेक, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट चेकलिस्ट जो है वो अभी आप लोगों ने दिखा होगा। ये जो है असेसमेंट का जो चेकलिस्ट है, ये हम आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास नहीं है तो आप हम लोगों से वो मांग सकते हैं, हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस लेके आना चाहते हैं, एडिट करना, आप अपने खुद का हॉस्पिटल के हिसाब से अगर आपको कस्टमाइज करना है कर लीजिए, बिकॉज ये वर्ड फॉर्म पे है, तो हम आप बढ़िया से कर सकते हैं उसको। अधिकतर यूजुअली जो है ऊपर से जब पेशेंट का डेमोग्राफिक से लेके नीचे जब एंटीबायोटिक देना होता है, अगर आप वो नीचे देख रहा होगा कि सिग्नेचर ऑफ द पर्सन जिसने टाइम और डेट देना है, जो ड्रग्स दिया है, तो ये जो है आई फील कि सभी ये तो सब कुछ देखते ही हैं। और अगर फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि यहाँ पे आपको अगर आप चाहते हैं कि कस्टमाइज करने के लिए आप कर सकते हैं। तो नीचे में जो है बिफोर द सर्जरी आप स्टार्ट करते हैं 1 घंटे पहले आप जो एंटीबायोटिक देते हैं वो पूरा बढ़िया से लिखा होना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक दिया, टाइम डेट लिखना हुआ है और डेट लिखा होना चाहिए, और उसके बाद किसने दिया सिग्नेचर होना चाहिए। मे बी आपका स्टाफ नर्स ने दिया होगा तो उनका सिग्नेचर हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद जो हम अभी जो है ये हमारा एक रिक्वेस्ट है कि एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट जो है WHO का वो सभी यूज करें। ये जब एनेस्थेसिस्ट आते हैं, बिफोर एनेस्थेसिया देने से पहले आपका एनेस्थेसिस्ट ये सब चीजें चेक करेंगे। अगर आपने नोटिस किया है कि हम लोगों का जो चेकलिस्ट जो है वो अधिकतर जो है ना सब टिक मार्क करने का है सिर्फ है, वो हमको यहाँ पे ना ज्यादा अधिक लिखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। जब लिखते हैं ना टाइम कंज्यूम होता है, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि अधिकतर जो है टिक मार्क करें। चाहे वो अगर आपने पीछे का जो सेल्फ असेसमेंट वाला प्री ऑपरेटिव वाला जो असेसमेंट का जो चेकलिस्ट देखा हो, वहाँ पे भी आपको ज्यादातर टिक करने का है। जहाँ पे आपको यस है तो टिक कर लीजिएगा, जहाँ पे नो है तो वहाँ पे रॉन्ग कर लीजिएगा, जो भी है। तो ये एनेस्थेसिस्ट जो है जैसे ही एनेस्थेसिया देने से पहले वो ये चीजें थोड़ा वो देखते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस स्टाफ है कि नहीं, वो देख लेते हैं कि अच्छा इनको सब जो भी है आज जो ओटी में जो भी है उनको पता है कि सर्जरी के बारे में, तो वो देखते हैं। और वो ये भी चेक करते हैं कि जो जितना घंटे का जो खाली पेट खाली रखना था वो रखा हुआ है या नहीं, मतलब 12 घंटा 24 मिनट पर ओलर जो है वो किया है नहीं है, तो वो सब कुछ वो पूरा देखते हैं। साइड बाय साइड वो अपना इक्विपमेंट भी पूरा देखते हैं कि सब कुछ ठीक है नहीं, पूरा फंक्शनल है या नहीं, वो भी वो चेक करते हैं। तो ये जो चेकलिस्ट है वो दे दीजिएगा अपना एनेस्थेसिस्ट को, वो सब कुछ चेक करके देख लेते हैं ताकि आपका सर्जरी बढ़िया से हो। नेक्स्ट स्लाइड सना। Rinsen, we have Dr. Shekhar Bache with us. अच्छा Dr. Shekhar Bache, if you can introduce and then tell. Dr. Shekhar sir, आप सुन सकते हैं सर? यहाँ खड़ा हो देखो जिसको दिखना है। सर मैंने आपको Are you able to hear me? सुनाई दे रहा है आपको? जी सर बढ़िया से सुनाई दे रहा है सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। So I would like to introduce Dr. Shekhar Bache sir. Dr. Shekhar Bache sir एक freelancing anesthesiologist हैं। सर को total 13 years का experience है। सर हमारे साथ आज जुड़े हैं बताने के लिए कि anesthesia safety checklist में आपको क्या-क्या चेक करना रहता है, इसका importance क्या है। Thank you so much for joining us sir. Sir over to you sir. Okay. In general बताऊंगा मैं। एनेस्थेसिया हिंदी में बात करूँ या कैसे? हिंदी में ना? सर हिंदी में अच्छा रहेगा सर। ओके। तो एनेस्थेसिया जब हम पेशेंट को एनेस्थेसिया देने आते हैं तो फर्स्ट वी टेक द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। वी आस्क फॉर फर्स्ट मेडिकल हिस्ट्री। उसमें 4-5 डिसीज जो इम्पोर्टेंट है वो है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिसीज, कोई पेशेंट को हार्ट डिसीज है क्या, देन अस्थमा,
and tuberculosis because it is very common in our country, और epilepsy, conversions, fit का पेशेंट को हिस्ट्री है क्या. 7 चीजें हम हर पेशेंट को पूछते हैं in the medical history. Then we ask them about any drug allergy they have. ठीक है. Then अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसका कितना फुल टर्म है, क्या है उसको, और कोई तकलीफ है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसको कुछ तकलीफ है क्या इन करंट प्रेगनेंसी, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी है क्या पेशेंट को इस टाइम इसमें. और फिर वी आस्क देम अबाउट any other complaints they had in this pregnancy. Then we ask any previous surgery, यानी कोई previous anesthesia exposure patient को हुआ है क्या या first time anesthesia ले रहे हैं. If they had a previous anesthesia exposure, then we know that they are not allergic to anesthetic drugs. Okay. Yes, sir. Then any addiction if patient is having, smoking, alcohol. Then from history point of view, only these things are very important. Any chronic medical disorder like blood pressure, diabetes, asthma, heart disease, tuberculosis और conversion, seizures. ठीक है. फिर पूछेंगे पेशेंट को अभी कुछ सर्दी खांसी बुखार है क्या, मतलब सर्दी खांसी है क्या. अगर सर्दी खांसी होगी तो पेशेंट को हम जब इंट्यूबेट करते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं, उसको स्पैज्म में जा सकता है पेशेंट. तो रिसेंटली पेशेंट को सर्दी खांसी है क्या वो पूछते हैं हर पेशेंट को हम लोग. ठीक है. यस सर. Okay. Then going on to the examination part, we take all the vitals like temperature, blood pressure, pulse, RR. We listen to the heart sound. Heart auscultation करना बहुत important है. कुछ मरमर रहेगा पेशेंट को तो patient can have some heart disease. यस सर. In history we also ask the patient the effort tolerance पूछते हैं पेशेंट को. If patient can climb 2 flight of stairs, अगर पेशेंट 2 माले चढ़ सकता है बिल्डिंग के बिना सांस फूले तो ही इज फिट फॉर एनेस्थेसिया. उसे कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है. अगर पेशेंट थक जाता है एक माला चढ़ने के ऊपर, देन ही हैज सम सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम और उसको और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए हमने. प्रेग्नेंट पेशेंट में जो कार्डियक प्रॉब्लम होता है वो हमेशा 24 वीक्स और एट टर्म या डिलीवरी के टाइम पे ज्यादा उनको अपने को मालूम पड़ते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम द blood flow increases, the amount of blood in the body increases. ठीक है. ओके सर. Yes, sir. Then going on to examination, हम पेशेंट का एयरवे चेक करते हैं. माउथ ओपनिंग कितना है, पेशेंट के टीथ, कोई लूज टीथ है क्या पेशेंट को, डेंचर्स है क्या नहीं. डेंचर्स है तो डेंचर्स हमें निकालने चाहिए प्री सर्जरी. यस सर. Then we look for the neck. If neck is adequate, short neck है क्या पेशेंट का वो हम चेक करते हैं. Then most important, patient obesity है क्या, पेशेंट कितना फैट है. Obesity रहेगा तो we can have difficulty in doing giving spinal anesthesia. Okay, sir. We check the back of patient if there is any problem with the back. Spine straight है क्या, spine में कुछ deformity है, then again we have problem with giving spinal anesthesia. ठीक है. Yes, sir. ओके सर. Then investigation, examination के बाद we move on to investigation. Investigation most of important is hemoglobin, HB. HB is most important thing. Then CBC, उसमें HB patient का total count अगर ज्यादा रहेगा तो patient can have some infection. यस सर. Platelet count is very important because अगर हमें spinal देना है तो अगर 1 लाख के नीचे रहेगा platelet count, अगर 80,000 के नीचे रहेगा तो हम patient को spinal anesthesia नहीं दे पाएंगे. पेशेंट को ब्लीडिंग डिफॉर्मिटी, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग सर्जरी. प्लेटलेट काउंट. ठीक है. देन अदर रूटीन इन्वेस्टिगेशन वी लुक फॉर इज ब्लड शुगर टू रूल आउट डायबिटीज. देन वी लुक फॉर HIV एंड HbSAg वायरल मार्कर्स. फिर अगर रूटीन पेशेंट है, यंग पेशेंट है तो वी दिस मच इज इनफ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. बट most of the hospitals are doing all the tests like routine renal function test, liver function test, they are also done. ठीक है. अगर फिट पेशेंट है, यंग पेशेंट है तो सिर्फ CBC, यूरिन और ब्लड शुगर और HIV HbSAg बहुत हो गए हमारे लिए.
Then other important is X-ray chest. प्रेग्नेंट पेशेंट का हमेशा नहीं करते हम लोग क्योंकि क्या इट इज रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू द रेडिएशन, लेकिन अदर पेशेंट हम एक्स-रे चेस्ट मांगते हैं. एक्स-रे चेस्ट इज अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन बिकॉज द ट्यूबरकुलोसिस वेरी कॉमन इन आवर कंट्री. ठीक है सर. एंड अबाउट 35 अगर पेशेंट का एज है तो वी आस्क फॉर ईसीजी. बिलो 35 यंग पेशेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, पेशेंट का कोई हार्ट का बीमारी नहीं है तो ईसीजी हम पूछते नहीं है. ओके सर. अबाउट 35 एज रहेगा तो वी लुक फॉर ईसीजी आल्सो. Yes, sir. ठीक है. ओके देन सर. इसके बाद हम ये हो गया सब. देन वी गिव सम प्री मेडिकेशन एडवाइस टू द पेशेंट लाइक एंटी एमेटिक, एंटासिड, पेंटोप्राजोल देना चाहिए हर प्रेग्नेंट पेशेंट को, क्योंकि प्रेग्नेंट पेशेंट का स्टमक रहता है उसमें एसिडिटी, द वॉल्यूम ऑफ द गैस्ट्रिक वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहता है हर पेशेंट का इन प्रेग्नेंट पेशेंट. तो उनको ये एंटासिड प्रोफिलैक्सिस देना मस्ट है फॉर बिफोर सर्जरी. So each and every patient should get MSED or the ondansetron 8 milligrams, pantoprazole 40 mg before surgery. Other than this, patient should get antibiotic before surgery as per the protocol of institution like Monosef, whatever they are doing. If अगर patient को हम सीजर LSCS के लिए लेना है सर्जरी के लिए and patient is going to get spinal anesthesia, तो patient को preloading करना चाहिए. preloading यानी IV fluid. अगर patient को हम 500 to 1000 ml IV fluid देते हैं pre anesthesia, तो patient का BP कभी fall होता नहीं है anesthesia देने के बाद. ओके सर. हाँ, तो patient ही fasting में रहते हैं, उनका body fluids बहुत कम रहते हैं, तो हर patient को fluids चालू कर देना चाहिए हम fast fluid. अगर decision हो गया patient को fluid देना है. Yes. उसके बाद हम पेशेंट को ओटी में लेके जाएंगे तो पहले उसको मॉनिटर कनेक्ट करेंगे, सब फ्लूइड चालू करेंगे फास्ट. देन वी विल आल्सो गिव ऑक्सीजन टू द पेशेंट. ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम बेबी पॉइंट ऑफ व्यू. हम मदर को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसको उसका मतलब बेनिफिट बेबी को भी जाता है. तो आईवी फ्लूइड यानी पेशेंट का बीपी फॉल नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सीजरियन, और पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अच्छा मेंटेन रहना चाहिए ड्यूरिंग सीजर. बेबी गेट्स द बेनिफिट, बेबी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता उससे. ठीक है, यू आर गेटिंग मी, समझ रहे हैं ना? यस सर. Yes, sir. ओके. देन आफ्टर गिविंग स्पाइनल एनेस्थेसिया the most important thing is to monitor the BP, blood pressure, because spinal देने के बाद पेशेंट का BP अचानक से फॉल हो जाता है. तो उसके लिए फ्लूइड एकदम फास्ट देने हैं आपको. एट्रोपिन हमेशा रेडी चाहिए ओटी के अंदर. एट्रोपिन, एड्रेनालिन और मेफेंटरिन, ये वैसोप्रेसर्स है जिससे हम पेशेंट का बीपी ऊपर लेके आते हैं. तो these three drugs have to be ready in the operation theater any time. अगर पेशेंट का बीपी फॉल होता है तो we should immediately give this drug to the patient. Mephedrine you know पता है आप सबको? यस सर. Then monitoring point of view, we monitor the ECG, pulse oximeter of the patient, SpO2 चेक करते हैं हमेशा, और blood pressure. ये तीन चीज हम मॉनिटर करते हैं during surgery. Patient is awake during the surgery, so patient can tell us what problem she is facing. Yes. The advantage of awake patient is the patient can tell us. Under GA patient बता नहीं सकता हमको, इसलिए हम पेशेंट हमें बता सकता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम. अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है तो पेशेंट इमीडिएटली बताएगा आपको शी इज नॉट फीलिंग वेल, शी विल बिहेव लाइक वियर्ड, शी विल गो बिहेव, शी विल टेल कि इसको चक्कर आ रहा है. पेशेंट पहले बताएगा आपको मॉनिटर दिखाने से पहले. ऑलवेज कीप आस्किंग द पेशेंट यू आर फीलिंग ऑलराइट, आपको ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. हमेशा पेशेंट से आपको बात करते रहना चाहिए ड्यूरिंग सर्जरी अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया. Yes, sir. Okay, so and during surgery things you do is बेबी आउट आने से पहले आपको पेशेंट को सेडेशन देना नहीं है. मिडाजोलैम, फेंटानिल, ये सब चीजें आपको बेबी बाहर आने से पहले पेशेंट को नहीं दे सकते आप, बिकॉज बेबी विल गेट सेडेटेड देन. तो आपको पेशेंट को कोई भी सेडेटिव देना नहीं है जब तक बेबी बाहर नहीं आता. ओके. जैसे इमीडिएटली बेबी आउट आता है, जैसे ही बेबी इमीडिएटली आउट आता है, आपको
पेशेंट को पिटोसिन देना है 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर, ठीक है। ओके सर। एंड बेबी आउट होने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आप पेशेंट को सेडेशन दे सकते हैं, मिडाजोलाम, फेंटानिल, बट आपको डॉक्यूमेंट करना है वो चीज कि हमने बेबी आउट होने के बाद हमने पेशेंट को सेडेशन दिया, ओके ठीक है। सर। बेबी विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ सेडेशन। Yes, Sir, sir. there is one question from Sri Amba Multi-Speciality Hospital कि what if a patient has an allergy to any anesthesia, sir? Allergic to anesthesia drugs is very rare basically. अच्छा, ओके सर। मतलब स्पाइनल लोकल एनेस्थेटिक एलर्जी तो हम हमेशा टेस्ट करते हैं पेशेंट को। हाँ वो भी चीज है कि बिफोर वन मोर थिंग वी हैव टू डू इन प्री ऑपरेटिव, वी टेस्ट फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ लिग्नोकेन फॉर ऑल द पेशेंट, हाँ सबक्यूट, वो भी चेक करते हैं हम लोग। द मोस्ट कॉमन एलर्जी जो होती है वो मसल रिलैक्सेंट की होती है इन एनेस्थेसिया ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट, एट्राक्यूरियम, बट वो मोस्टली अपन सिजेरियन में कभी पेशेंट को जे देते नहीं है तो यूज होता नहीं है। And even if patient gets allergic reaction, the things we have to do is give first assure the patient कि everything is fine. Second, patient का fluid जो है IV fluid fast कर दो, कि BP fall होता है तो fluid fast करना है अपने को. Give oxygen to the patient. Give antihistaminics, anti-avil, hydrocort, dexa देना है आपको patient को. और generally mild reaction होते patient इससे बाहर आ जाते हैं. कोई patient को major side effect होते नहीं उससे. ओके सर। Okay, sir. ठीक है। ओके सर। Okay, sir. बेबी आउट होने के बाद आपको यूट्रस ठीक से कॉन्ट्रैक्ट है हुआ है कि नहीं, वो सर्जन के साथ देखना है, चेक करना है। अगर नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो यू हैव टू गिव अदर ड्रग्स लाइक मिथर्जिन, प्रोस्टोडिन, ठीक है, यू हैव टू कीप वॉच ऑन दैट। ओके सर। फिर सर्जन जब यूट्रस बाहर निकालते हैं और वापस जब अंदर डालते हैं सुचर करने के बाद, एट दैट टाइम यू शुड कीप वॉच ऑन पल्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का पल्स ऊपर नीचे हो सकता है, Yes, sir. ठीक है। यस सर। यस सर। Then again in post-op वही रूटीन मॉनिटर करते हैं पेशेंट को, एक पल्स, SpO2, पेशेंट का सैचुरेशन फॉर हाफ एन आवर वी हैव टू मॉनिटर। देन फ्रॉम एनेस्थेसिया पॉइंट ऑफ पेशेंट को NBM रखने की जरूरत नहीं है। वी कैन NBM कैन बी टेकन आउट एज पर द न्यू प्रोटोकॉल्स, बट जनरली 4 to 5 आवर्स पेशेंट को हम नील बाय माउथ रखते हैं पोस्ट सर्जरी। ओके सर। Okay, ठीक है। sir. ओके सर। Anything you want to me to convey? अगर किसी डॉक्टर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर शेखर बाचे सर से। कुछ क्वेरीज होने से पूछ सकते हैं। रिंजन, कुणाल सर आपने एड्रेस किया है। कुणाल सर आपने हैंड रेस किया है। अच्छा, आई थिंक सर ने बाय मिस्टेकली किया होगा। नहीं कुणाल सर आप Hello, I was Okay. muted. I Sir, could not sir. unmute you. Dr. Bache, thank you very much, Dr. Shekhar Bache. And so it's a very good insight that we got. सबको जो मिला है, it's a very in-depth anesthesia का pre-anesthetic checkup में क्या क्या होना चाहिए during operations. Thank you very much. So just I wanted to express my gratitude and thanks from my team, on the behalf of my team, so that everybody knows कि आपने इतना important information सबसे share किया and what are some problems. So we will welcome any questions. Meanwhile, I can request Rinzing to continue. Rinzing आप चालू रखिए. अगर कोई और questions आते हैं, we'll put it in the chat box and we'll get back to you. Thank you very much. शेखर सर actually busy with surgery. Okay, fine. I Then want to thank yes okay. sir. I want to thank you sir so much sir. आपने इतना बढ़िया से हम लोगों को इतनी डिटेल से हम लोगों को समझाया है एंड आई फील कि देयर वर मेनी थिंग्स कि हम लोगों को नहीं पता था एंड वी गॉट टू नो एंड थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग अप सम टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच सर। Okay, thank you. थैंक यू सो मच शेखर, डॉक्टर शेखर सर। आप सर्जरी में बिजी थे फिर भी आपने टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच सर। ओके, सो रिंजन, shall I continue the Yeah, okay. And I feel कि
आई होप बाय दिस टाइम सभी फैसिलिटी को पूरी बढ़िया से पता चल गया होगा कि प्री एनेस्थेशिया में प्री ऑपरेटिव जो है एनेस्थेशिया में एनेस्थेसिस्ट क्या क्या देखते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग के टाइम में सर ने भी बहुत बढ़िया से बताया है कि क्या क्या चीज मॉनिटर करना है, बीपी, पल्स, SpO2, रेस्पिरेशन, सर ने जो बताया है बहुत बढ़िया से बताया है। साथ साथ में कौन कौन सा दवाई जो है साथ में रखा हुआ होना चाहिए, है ना, एट्रोपिन जो है बहुत इमरजेंसी ड्रग्स है वो पूरा सामने रखा होना चाहिए। आईवी फ्लूइड बढ़िया से चलते हुए होना बहुत जाना चाहिए। सर ने बताया बहुत फास्टली जाना चाहिए बिकॉज मे बी सम ऑफ द जो पेशेंट जो है वो नील पर ओरल भी होता है। तो ये आई होप कि सर ने बहुत बढ़िया से बताया है और ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ड्यूरिंग मॉनिटरिंग भी आपको क्या क्या करना है। एंड आई फील कि सर ने ये भी बहुत बढ़िया से बताया कि लाइक बेबी जो है नहीं निकलने से, बेबी अगर पेट के अंदर में ही है, नहीं निकला है, तो कौन कौन सा दवाई नहीं देना चाहिए। सर ने जो बहुत बढ़िया से बताया, मेडाजोलम और फैंटानिल जो है नहीं देना चाहिए। ये आपको बहुत बढ़िया से बताया है सर ने। एंड आई होप कि सभी लोगों को ये एनेस्थीसिया के बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज आए होंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड मॉनिटरिंग में साथ साथ में ये जो मॉनिटरिंग जो सर ने बोला वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और इक्विपमेंट में भी थोड़ा सा देखेंगे एनेस्थेशिया का जो है सामान जो है पूरा है कि नहीं है। अगर हम लोगों को जो एम्बू बैग जो है वो भी बढ़िया से है कि नहीं है, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है आप दिस इज टू ऑल द डॉक्टर्स जो सर्जरी करेंगे, ही और शी हैज टू यूज दिस चेकलिस्ट। या अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं, देयर हैज टू बी सम थर्ड पर्सन टू एक्चुअली यूज दिस। ये जो है एक्चुअली विल टेल यू कि एवरीबडी इज रेडी फॉर द सर्जरी और नॉट। चाहे वो नर्स हो, वो उन्होंने अपना काम किया है कि नहीं किया है, एनेस्थेसिस्ट हो उन्होंने अपना काम किया नहीं किया, सर्जन हो जो उन्होंने अपना काम किया है नहीं किया, आर दे रेडी फॉर द सर्जरी। आप सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट कॉलम है, आपको एनेस्थेशिया देने से पहले आपको क्या क्या चीज चेक करना है आपको वहां पे दिख रहा होगा। फर्स्ट तो है आपको पेशेंट आइडेंटिफाई करना है कि यही पेशेंट का ही सर्जरी होने वाले हैं अभी यहाँ पे जो है। और पूरा अगर स्किन का जो है अगर मार्क किया है कहीं पर भी, वैसे भी अगर सिजरियन होता है वहां तो नहीं करना होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी चीज अगर मार्क करना पड़ा, कोई अगर आंख का वो है तो वो आईज का अगर कुछ वो है सर्जरी है, तो वेदर इट इज राइट और लेफ्ट कौन सा वाला में आपको सर्जरी करना है, वो मार्क किया है कि नहीं किया है, वो सब कुछ आपको देखना है। ब्लड का लॉस कितना हम लोग देखते हैं कि कितना हो सकता है, और या अगर पेशेंट एनीमिक जैसा है तो हमने कहीं आपका बैकअप के लिए अलग सा बैग ब्लड है कि नहीं, वो भी आप पूरा देखेंगे, चेक करेंगे। अब हम इंसिशन करने से पहले हमको क्या क्या देखना है वो भी आपको दिखा है। ये जो WHO का चेकलिस्ट है वो एक और ये जो चेकलिस्ट जो है जिन्होंने बनाया है डॉक्टर अतुल गौरे जो है, उन्होंने जो बनाए हैं ये उन्होंने यहाँ पे नीचे भी एक डिटेल्स भी लिखा है कि लगता है यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू आपका नीड के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि ये वाला चीज भी चेक करना है तो आप यहाँ पे भी आप खुद से बना सकते हैं। तो ये जो बिफोर इंसिजन है और देन बिफोर द पेशेंट लीव्स द ऑपरेटिंग ओटी रूम, तो जो ओटी से जाने से पहले है आपको जस्ट ये चेक करना है कि ये सब चीजें टिक मार्क है कि नहीं। अब मतलब ये जो प्रोसीजर जो भी हुआ है सभी को पता था कि यही प्रोसीजर होने वाले थे, तो सब कुछ आपको क्लीन करना। या एंड में ये भी देखना है कि ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है चल नहीं रहा था। मान लीजिएगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट में भी एक आर्टरी फोर्सेप्स जो है सर्जरी के टाइम में बढ़िया से क्लैंप ही नहीं कर रहा था, तो यू नीड टू ब्रिंग इनटू दिस टू इनटू नोटिस कि अच्छा ये वाला चल नहीं रहा है, हमको ये डिस्कार्ड करना है, नया वाला लेना है। तो ये चेकलिस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग ये पूरा दिखाते हैं कि लाइक ना ये पूरा आपको क्या क्या चीज ड्यूरिंग द सर्जरी, बिफोर द सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी क्या क्या चीजें करना है, और बिफोर द पेशेंट लीव्स द ओटी आपको क्या क्या चीजें देखना है। नेक्स्ट स्लाइड।
अब हमको ना पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग में, जैसे कि सर ने बता दिया था बहुत अच्छी तरह से, कि एटलीस्ट हाफ एन आवर या मोर देन दैट रिकवरी रूम में जैसे ही पेशेंट जो है उनका सर्जरी हो जाता है, वो उसके बाद उनको हम शिफ्ट कर देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रूम या रिकवरी रूम पे हम शिफ्ट कर देते हैं। हम उनका जो है वाइटल्स बहुत बढ़िया से देखना है सना, हम उनका जो है वाइटल्स बहुत बढ़िया से देखना है और पूरा अच्छी तरह से चेक करते रहना है, SpO2 चेक करना है, और जो यूरिन जो है हमको इनपुट एंड आउटपुट पूरा वो भी हमको बढ़िया से लिखा होना चाहिए। और उसके बाद हमको बार बार उनका चेक करना है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर पूरा जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो कॉन्शियसनेस भी देखना है कि वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी हमको चेक करते रहना है। अब यहाँ तक मुझे एक और चीज से बात करनी है कि दिस इज टू ऑल द डॉक्टर्स एंड नर्सेज जो है, क्योंकि ये जो चेकलिस्ट जो भी हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम प्री ऑपरेटिव असेसमेंट से लेके मॉनिटरिंग में क्या क्या करना है, ड्यूरिंग द सर्जरी में क्या क्या देखना है, बिफोर द सर्जरी का कोई कोई चेकलिस्ट है जो सेफ्टी चेकलिस्ट जो है यूज कर रहे हैं, एंड देन पोस्ट ऑपरेटिव जो चेकलिस्ट जो है हम लोग जो क्या क्या करना है मॉनिटरिंग का जो है चेकलिस्ट है, जो सब कुछ भी यूज कर रहे हैं, जो भी फॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं, उसको हम वी शुड नॉट टेक दैट एज कि अरे हमको ये हम इतना चीज के लिए हमको क्यों चेकलिस्ट चाहिए। ये इस तरह का ये एक थॉट्स हम लोगों का या थिंकिंग नहीं रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेक श्योर, वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हम वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भूलते हैं, कभी कभार हम लोग का दिमाग में कुछ कुछ चीजें चल रहा होता है, तो सम ऑफ द थिंग्स वी मिस्ड आउट। तो ये चेकलिस्ट इज एक्चुअली वन थिंग कि आपको बताते हैं कि ये चीज आप ये चीज आपको करना है। मे बी आज का दिन में बहुत बढ़िया गया हो कि नेक्स्ट डे मे बी देयर सम ऑफ द थिंग्स आपका दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और आप भूल जाते हैं। जैसे कि मे बी आपने सेंसिटिविटी टेस्ट करना भूल गई, यार इट हैपेंस, क्योंकि इसीलिए चेकलिस्ट जो है ये जितना भी फॉर्म्स जो आप प्रिंट करेंगे फ्रॉम द ये ओटी के लिए, दिस शुड बी टेकन एज अ चेकलिस्ट। जैसे कि आप बाजार में जब जाते हैं, आपको अगर इतना ज्यादा सामान, इतना ज्यादा ग्रोसरी खरीदना है तो पूरा का रख सकते हैं आप, कुछ उसका जो लिस्ट लिख के ही जाते हैं कि हमको साबुन खरीदना है, हमको टी लीव्स खरीदना है, हमको हल्दी खरीदना है, जो भी है हम लिख के ही जाते हैं। अदरवाइज कुछ ना कुछ तो छूट के आते हैं, या दो हम लोग यही चीज हमेशा करते हैं फिर भी हम भूल के आते हैं। तो दिस इज वाई कि एक चेकलिस्ट या एक फॉर्म्स इन अ हॉस्पिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज आई सेड कि हम लोग भूलते हैं, हम इंसान हैं, तो ये जो है ये फॉर्म होना बहुत जरूरी है। ये इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए कर रहे हैं कि आप प्लीज इसका जो, चाहे वो प्री ऑपरेटिव हो, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट हो या मॉनिटरिंग का जो है, वो आप अगर नहीं है तो आप छपवा सकते हैं। और अगर इफ यू वांट सम हेल्प, जपाइगो कैन ऑलवेज हेल्प यू। ओके, तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे प्री ऑपरेटिव नोट्स के ऊपर। ये जो प्री ऑपरेटिव नोट्स है वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होना बहुत जरूरी है, कि उसमें पूरा का पूरा कंटेन होना, पूरा का पूरा चीज होना उसके अंदर, कि जैसे कि आप जैसे कि डॉक्टर्स या एनेस्थेसिस्ट जो लिख देते हैं तो पूरा अभी जब लिख रहा होता है तो पूरा वाइटल्स लिखा है, अगर पेन का जो बारे में लिखा है, क्या किसका कंट्रोल के लिए क्या है, क्या देना है, आईवी लगाना है तो कौन सा वाला आईवी चलेगा, कितना रेट में चलेगा, इन आउटपुट का जो है वो भी आपको वो भी लिखा होना चाहिए, मेडिसिन जो है कौन सा जाएगा, लैब इन्वेस्टिगेशन आफ्टर सर्जरी भी कभी कभार करना होता है तो लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कोई है तो लिखा होना है। तो ये सब चीजें आपको लिखा होना चाहिए। और जो है अगर आपको लगता है कि नर्सेस लोगों का ध्यान में लेना है कि ओके इनका ये कॉम्प्लिकेशन हुआ था तो अच्छा ये इनको ये चीज करवाना है, ये एक कमेंट में भी लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नर्सेस लोगों को कोई जो ऑपरेशन का जहाँ पे आपने इंसिशन किया, जो जहाँ पे वुंड हुआ है तो उसका कोई केयर के लिए कुछ है कोई, तो उसके लिए अगर कुछ कमेंट है तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। आपको लगे कोई एनी कॉम्प्लिकेशन हुआ था ड्यूरिंग द सर्जरी, जो वार्ड वाले नर्सेस या आईसीयू वाले नर्सेस या जहाँ पे भी आप शिफ्ट करेंगे पेशेंट को, उनका नोटिस में लेके आना है, तो आपको वहाँ पे भी लिखना होता है ड्यूरिंग द सर्जरी क्या हुआ था, बिकॉज ओटी का जो बात जो है ओटी में नहीं रखना होता है, यू हैव टू इवन डिसेमिनेट, आप बाहर में भी बताना होता है। दैट इज वाई ओटी नोट्स में पूरा बढ़िया से आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत बढ़िया से लिखा होना चाहिए कि एवरीथिंग अबाउट द पेशेंट। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस लेकर लाना है, कोई दवाई रुक गया है, स्टॉप करना है, स्टॉप वाला लिख दीजिएगा। अगर नया चेंजेस कुछ दवाई ऐड कर रहे हैं आप
वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक पूरा बढ़िया से एक नोट्स आप एक ओटी का नोट्स होना बहुत जरूरी है। ओके अब हमारा बात होगा हैंड ओवर एंड टेक ओवर के बारे में। ये जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज लाइक फॉर द नर्सेस जहाँ पे भी है। आप लोग जो है अब आपको पता चल रहा है कि आपका स्टाफ जो है, आपका डॉक्टर ने बता दिया ओके आप यहाँ रिकवरी रूम से पेशेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं वार्ड या आईसीयू, जहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का कंडीशन के ऊपर ही डॉक्टर बोलेंगे कि यहाँ पे आपको उनका ट्रांसफर कर दो। तो जैसे वो हो जाता है, अब आपका यहाँ पे काम होगा टू ऑल द नर्सिंग स्टाफ, जो ओटी का नर्स होंगे वो फोन उठाएंगे और वो जो वार्ड वाला का नर्सेस को बोलेंगे आपको क्या कि ये वाला पेशेंट जो है आप आ रहे हैं, आपके पास आया है ना, और मे बी इट विल टेक हाफ एन आवर। तो आप उनको जब बता देंगे तो इन्फॉर्म कर देंगे, तो क्या करेंगे वहाँ पे वार्ड का जो नर्सेस है वो पूरा तैयारी करेंगे, वो बेड का तैयारी करेंगे, आईवी का जो भी है स्टैंड वगैरह सब कुछ ठीक है, बेड का वो है सब तैयारी करके रखेंगे, ताकि उनको भी आपने टाइम दे दिया कि तैयारी करने के लिए, और आपका भी टाइम बचेगा, क्योंकि आप जब पहुंच जाएंगे तो पेशेंट को फटाफट से आप वो बेड पे रख सकते हैं और जो भी हैंड ओवर देना है वो दे, फिर वहां पे जाएंगे, आप वहां पे वेट करेंगे, बेड ये टाइम कंज्यूम नहीं होगा, तो इसीलिए आपको इन्फॉर्म पहले कर देना है। तो चीजें है कि आप जैसे ही आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वाइटल्स देखना जरूरी है, वाइटल्स बहुत सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। आई होप वो पता है कि लाइक तुरंत नॉर्मली तो नहीं आ सकते बिकॉज एनेस्थेशिया लगा हुआ है ना, जैसे अगर सेटिस्फैक्टरी हो तो आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए। अब जब आप लेके आप जब से वार्ड पे शिफ्ट हैं तो आप जब जा रहे हैं आप अपने साथ जो है केस शीट, ओटी का नोट्स और आपका रजिस्टर जो है, ओटी का रजिस्टर जो हैंड ओवर रजिस्टर है वो भी आप लेके जाएंगे। जब आप जाएंगे तो आप हैंड ओवर जब देंगे तो आप वर्बली भी देंगे और रिटर्न फॉर्म में भी देंगे। अब वो नीचे में अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि पूरा जो ट्रीटमेंट चार्ट क्या क्या जाएंगे, सर्जरी परफॉर्म क्या था, वाइटल्स क्या क्या था, लैब इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लीजिए कि मे बी सर और या डॉक्टर्स ने बोला कि कल सुबह भी एक कोई इन्वेस्टिगेशन कर दो, 6 बजे का कल टेस्ट कराना है, तो मे बी उनको ये वाला भी उनका ध्यान में लेकर जो है करना है। और एल्स आपने कोई टेस्ट के लिए भेजा है लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं आया है तो वो रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए बोल दीजिएगा, है ना। तो जो भी अगर आपको पता है, अगर आपको लग रहा है कि ये पेशेंट का कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है ड्यूरिंग द सर्जरी, वो भी आप बता सकते हैं कि ये चीज कॉम्प्लिकेशन हो तो इसके ऊपर ध्यान देना है, या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है, कमेंट है, तो आपको ये भी उनको बता देना है, ठीक है। और एक और चीज है जो हमने अभी आपको बताया कि ओटी का जो है आपने जो रजिस्टर आपका अपना रजिस्टर है हैंड ओवर टेक ओवर का रजिस्टर, उसमें बढ़िया से लिखा होना चाहिए हैंड ओवर किसने दिया, उनका सिग्नेचर और नाम लिखा होना चाहिए, और आपने किसको दिया टेक ओवर, किसको दिया वो वाला नर्स का भी नाम होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये हैंड ओवर टेक ओवर का प्रोसेस है। तो मेरा यहाँ पे सवाल है आप सभी से कि अब अभी यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट्स है तो बता दीजिएगा। कोई भी उनको अगर आपको वो आपको बताना है तो अनम्यूट करके बता दीजिएगा, या चैट बॉक्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो, या अगर आपको समझ में नहीं आया। मॅडमने आता जे पण शिकवलंय ते सगळ्यांना कळलं का? जर नसेल कळलं तर तुम्ही विचारा प्रश्न काय असेल तर, आणि तुम्हाला जर काय शेअर करायचं असेल, काही माहिती ऍड करायची असेल तरी पण तुम्ही सांगू शकता। हाँ, अगर आपको कुछ पता है, अगर आप किसी हम लोगों को साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कि अभी यहाँ पे जो लर्न कर रहे हैं हम ही लोग को पता है नहीं, आप लोग को भी बहुत ज्यादा चीजें पता है, तो प्लीज अगर आप लोगों को शेयर करना है तो आप कर लीजिए। ओके ओके अच्छा। तो हम लोग अभी तक ये जो हम लोग फैसिलिटी 9 और स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 में हम लोगों ने जो करा है उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ओके ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है।
तो जैसे कि फैसिलिटी 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि एसओपीज का इम्पोर्टेंस क्या है, और हम इसको ये एसओपीज होता क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों है, इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एसओपीज बना लीजिएगा। जैसे सना मैडम ने बहुत बढ़िया से बताया था कि आप मे बी आप परमानेंट होंगे उस हॉस्पिटल में, लेकिन आपका स्टाफ परमानेंट नहीं है। मे बी आज आपके पास है तो कल आपके पास नहीं रहेंगे। तो नया जो हॉस्पिटल स्टाफ जो आपके पास आ रहे हैं, तो वो आपका जो आपका हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल पता हो, तो इसके लिए आपका उसमें लिखित हुआ होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे आप उसका ओरिएंटेशन भी कर ले और साथ साथ में वो बैठ के पढ़ ले कि जैसे कि एडमिशन के टाइम में आपका एडमिशन कैसे होता है, जैसे पेशेंट को एडमिट करना है तो एडमिशन करने का प्रोसेस कैसा है, तो वो लिखा होना चाहिए ताकि वो समझ जाए, आपका स्टाफ समझ जाए और उसी तरह से वो काम करे। उसके बाद फीडबैक का टेकिंग के बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि फीडबैक जो है सिर्फ लेना सिर्फ नहीं है, लेकिन हम उसको क्या करना है, एक एसेस भी करना है, एनालिसिस भी करना है कि कोई ऐसा जहाँ पे जो बार बार चीजें जो है बार बार पेशेंट बोल रहा है, उसके ऊपर हम कहीं चेंजेस लेके आ सकते हैं क्या। ये जो है हम लोगों का हमेशा मकसद यही होना चाहिए कि हम कैसे इम्प्रूव करें पेशेंट केयर। और उसके बाद रेफरल रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात हुआ था और बहुत ही अच्छी तरह से बताया था कि रेफरल का जो रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रहा है। तो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने पास एक रेफरल रिकॉर्ड, चाहे वो रजिस्टर के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका फॉर्म के फॉर्म में हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। मान लीजिएगा कि कल को जाके मे बी आफ्टर 2 और 3 इयर्स के बाद में कोई पेशेंट आके बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे एक ऐसा हुआ था, आई नीड अ डिटेल्स। अब उसको रेफर किया था, लेकिन रेफर क्यों किया था, तो उसके इसीलिए आपके पास एक डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। तो आप रिकॉर्ड रखिएगा। एंड देन पीरियोडिक एक ऑडिट आपका हॉस्पिटल में हमेशा होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे कैसा कर रहा है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहा है तो हम उसके बाद बहुत लीनियंट हो जाता है कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी तो अच्छी तरह से कर रहा है। तो ये जो हम लोगों का, हम हर इंसान का ये आदत ही होता है कि कोई अगर पीछे से देखने वाला नहीं होता ना, तो हम लोग थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो ये जो है ऑडिट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है, आपका स्टाफ जो है हमेशा वही कर रहा है, जो स्टैंडर्ड करंट प्रैक्टिसेस जो है वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज हम देख सकें। और उसके बाद जो हम लोगों ने अंतिम जो बात किया था, वो हम ओटी का प्रोसेसेस के बारे में बात किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम पेशेंट को जब हम बता देते कि आपका सर्जरी होना है, वहां से जब प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करने से लेके लास्ट में हैंड ओवर टेक ओवर करते हैं, उसके बीच में क्या क्या चीजें होना चाहिए, सब चीजें, चाहे वो स्टेप्स चाहे वो असेसमेंट का हो, चाहे वो मॉनिटरिंग का हो, तो ये और हैंड ओवर टेक ओवर का हो, ये प्रोसेस अच्छी तरह से फॉलो किया होना चाहिए। द रीजन इज कि हम सर्जरी जो है बढ़िया से हो, उसका जो सर्जरी का जो आउटकम है वो सक्सेसफुल रहे और कोई एडवर्स इफेक्ट ना रहे। तो इसीलिए जो है स्टैंडर्ड 10 इनका जो मेन उद्देश्य यही है कि सर्जरी आउटकम जो है बढ़िया रहे। ओके, आकाश, ओवर टू यू। Okay. Thank you, Rinzing and Sana, and Dr. Bachche also for sharing this valuable information. हमारे सेशन यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। प्लस अभी चैट बॉक्स में मैं आपको एक फीडबैक लिंक भेज रहा हूँ। उस फीडबैक लिंक पे जाके आप अपना फीडबैक दीजिए कि आज का सेशन कैसा रहा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सेशन हमने रिकॉर्ड किया है। इस सेशन को हम हमारे यूट्यूब चैनल मान्यता फॉर मदर्स में भी डालेंगे। प्लस हमारे सेशन के दौरान अगर आपने आपके हॉस्पिटल में कुछ चेंजेस किए हैं स्पेशली कोविड-19 के लिए, तो जपाएगो के जो प्रोग्राम ऑफिसर आपके फैसिलिटी के कांटेक्ट में है उनके साथ शेयर कीजिए और हम आपको उसको एक्नॉलेज करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि आपके हॉस्पिटल ने जो भी एफर्ट्स लिए हैं उसको हम लोगों को बता पाए और वो भी इंस्पायर होंगे आपके हॉस्पिटल के काम से। मैंने अभी एक लिंक भेजी है, उस पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए और आप ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, उसके लिए आपको एजेंडा एक दिन पहले आ जाएगा। थैंक यू।
Okay, there is some request from madam that she please send all SOP formats. जी मैडम, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर आपको भेजेंगे. Thank you all. Thank you. I think Kunal sir wants to speak something, say something. Yes sir, please. Hand raise किया था, I think sir. Okay. कुणाल सर आप अनम्यूटेड हैं. Okay. Okay. Thank you everyone. Thank you very much for attending very nicely. For all the facilities जो हमसे पहले से जुड़े हैं ना अभी तक के, we have now almost come towards the end of the journey for that. But there are 2 more sessions, 2 हफ्ते और है. What I can request सभी hospitals जो हमारे से पहले से जुड़े हैं एको सेशन के ऊपर तरफ से, let me first thank them. साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम ऑफिसर जो हमारे जपायको के प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनके साथ में चर्चा कीजिए, त्यांच्यासोबत बोलावं तुम्ही. आणि एंड उसके बाद में आपके यहाँ जो भी तैयारियां हो गई है, जो भी लूप होल्स है, आई विल रिक्वेस्ट ऑल माय प्रोग्राम ऑफिसर टू शेयर all the checklist, like for example including the verification criteria जिसमें ना सारे standards, सारे verification criteria, facility standards, clinical standards वो हमारे जितने भी hospital के owners हैं उनके साथ share कीजिए, so that उसमें जब they start preparing their hospitals for assessments or something like that, वो उनके साथ में वो तैयारी भी शुरू कर देंगे. साथ ही साथ जहाँ पे भी उनको लगता है कि हमारे फैसिलिटी में हमारे स्टाफ की फलाने एक एरिया में वीकनेस है, जैसे जनरली एनबीआर में होता है या हॉस्पिटल में कभी डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतें होती है, तो ऐसे वक्त हमारे प्रोग्राम ऑफिसर के संपर्क में आप आइए और उनसे हेल्प लीजिए. वो आपसे 1-to-1 भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. इससे व्हाट्सएप कॉल पे बात कर ले, बाकी कॉल पे बात कर ले, सो दैट उससे क्या हो जाएगा कि 1-to-1 जब डायलॉग होता है तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. आपने जो सीखे हैं, पढ़े हैं, वो अच्छे से मेमोराइज हो जाते हैं ना, अपने जहन में बैठ जाते, ते आत्मसात होऊन जाते. जे पण तुम्ही वाचलेलं आहे, जे पण तुम्ही शिकलेले आहात, ते डोक्यात, मनात आणि आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये आत्मसात होतात. तर त्याच्यामुळे ही रिव्हिजनची सायकल चालू ठेवा आणि आपल्या प्रोग्राम ऑफिसच्या संपर्कात नक्की या आणि त्यांच्याशी जे माहिती घ्यायची आहे किंवा शिकायचं आहे किंवा डेमोज करून घ्यायचे असेल ते व्हॉट्सअप व्हिडिओ 1-to-1 करून तुम्ही करू शकता. दॅट्स द ओनली मेसेज. थँक्यू. सर मुझे भी कुछ बोलना था सर. हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं आप लोगों को कुछ एनएसवी चेकलिस्ट भेजा होगा जिसमें दिया गया है कि आपके लेबर रूम में क्या क्या इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, आपके ओटी में क्या क्या अवेलेबल हैं, आपके पास कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, रजिस्टर बना करके रखा है. तो ये सब कुछ आप लोगों को मेल पे भेजा होगा. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट था कि प्लीज उसको फिल करके या तो मेल में ही रिवर्ट बैक कर दें, नहीं तो फोन करके इन्फॉर्म कर दें कि आपके यहाँ पे लेबर रूम में कौन कौन सा क्या चीज अवेलेबल नहीं है, ओटी में क्या अवेलेबल नहीं है, कौन सा फॉर्मेट आपका, कौन सा रजिस्टर नहीं बना है तो आप उसका फॉर्मेट मांग लीजिए, वो आपके साथ में शेयर कर देंगे. तो उसको जितना जल्दी हो सके प्लीज उसे सबमिट कर दीजिए. थैंक यू. और सभी हॉस्पिटल से एक अनुरोध है कि एक एमपीआर होता है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट जो आज बताया गया है. उसको हर महीने के 3 तारीख तक के अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में लॉग इन करके एक इट विल टेक 15-20 मिनट्स, अगर सारा डेटा है आपके हॉस्पिटल का वो डाल दीजिए. उसके लिए अगर आपको हमारे प्रोग्राम ऑफिसर की मदद लगती है तो वो वी आर मोर देन हैप्पी टू. और मेरे प्रोग्राम ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों से एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए. उनका जो भी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा, जैसे अभी जून खत्म होने आ रहा है तो जून महीने का जस्ट फैसिलिटेट दैट. ओके, थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. Thank you everyone. Okay, bye.